नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साहित्य सृजन में। मैं रजनी आज आपसे बात करूंगी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के दूसरे भाग के विषय में। आज हमारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी जी। आज हम इलाचंद्र जोशी जी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के विषय में बात करेंगे। इलाचंद्र जोशी जी भी हिंदी के सशक्त मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र और अज्ञेय फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित हैं, लेकिन अगर हम इलाचंद्र जोशी का कंपैरिजन करें तो इलाचंद्र जोशी जी फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे। यद्यपि उनका पहला उपन्यास घृणामयी सन 1929 में प्रकाशित हो चुका था, किंतु सन्यासी 1941 के द्वारा ही एक उपन्यासकार के रूप में उन्हें प्रतिष्ठा मिली थी। इस उपन्यास में ही पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की विवृत्ति हमें देखने को मिलती है। उनके अधिकांश उपन्यासों में मनोविश्लेषण की छाया हमें दृष्टिगोचर होती रहती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम केवल उनके उन उपन्यासों के विषय में बात करेंगे जो सीधे तौर पर मनोविश्लेषण पर आधारित हैं। इलाचंद्र जोशी जी का जन्म 13 दिसंबर 1903 को अल्मोड़ा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1982 में हुई थी। मनोविज्ञान को अपनी कला तथा साधना का मूल आधार बनाकर मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग के मनोविकार ग्रस्त व्यक्तियों की जीवनगत अनुभूतियों एवं कल्पनाओं का विश्लेषण करने वाले साहित्यकार डॉक्टर इलाचंद्र जोशी मानव के अहम भाव पर कुठाराघात कर निर्भय पूर्वक जीवन की व्याख्या करने वाले प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का प्रारंभ इलाचंद्र जोशी जी से ही हुआ है, लेकिन श्री इलाचंद्र जोशी ने मात्र मनोवैज्ञानिक यथार्थ का निरूपण ना कर अपनी रचनाओं को आदर्शपरक भी बनाया। जिस तरह प्रेमचंद सामाजिक उपन्यासों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लिए विख्यात हैं, ठीक उसी तरह इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में अपनी आदर्शवादी मनोवैज्ञानिकता के लिए प्रशंसनीय हैं। उन्होंने वैश्याओं की तरह तथाकथित नारियों में भी सुधार एवं विकास की संभावनाओं को ढूंढा है। इन्हें भी महिमा मंडित कर इनमें आत्मविश्वास भरने और समाज की दृष्टि में इन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। यद्यपि इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास घृणामयी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, लेकिन हम यहाँ पर उनके मनोविश्लेषणवाद से जो प्रेरित उपन्यास हैं उनकी बात करेंगे। तो उस क्रम में पहला है सन्यासी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1941 और इसी उपन्यास के जरिए एक उपन्यासकार के रूप में उन्हें प्रतिष्ठा भी मिली थी। इस उपन्यास में नायक नंदकिशोर के अहम भाव एवं कालांतर में अहम भाव का उन्नयन होना यानी बढ़ना ये दिखाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है पर्दे की रानी। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष भी 1941 है। इस उपन्यास में खूनी पिता और वैश्यापुत्री नायिका निरंजना की समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा की भाव की अभिव्यक्ति की गई है। इनका एक अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेत और छाया। इसमें नायक पारसनाथ की हीन भावना एवं स्त्री जाति की प्रति घृणा का भाव दिखाया गया है। निर्वासित, जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 है। इस उपन्यास में महीप नामक प्रेमी की भावुकता, निराशावादिता का एवं दुखद अंत को कहानी के माध्यम से चित्रित किया गया है। इनका एक अन्य उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1950 है, मुक्तिपथ। इसमें कथानायक राजीव और विधवा सुनंदा की प्रेम कथा, सामाजिक कटाक्ष के कारण शरणार्थी बस्ती में जाना, राजीव का सामाजिक कार्यों में व्यस्तता और सुनंदा की उपेक्षा के फलस्वरूप सुनंदा की वापसी को दिखाया गया है। मुक्तिपथ की एक खासियत यह भी है कि मुक्तिपथ और उसके बाद के उपन्यासों में परिदृश्य का विस्तार और सामाजिकता का समावेश दिखाई पड़ता है। मुक्तिपथ जोशी जी के उपन्यासों का एक मोड़ है। इसके पूर्ववर्ती उपन्यासों में ग्रंथियों के विश्लेषण पर आधारित उपन्यास हैं। उनकी भावभूमि एकांकी और संकुचित है।
लेकिन मुक्ति पथ तक आते आते एक उपन्यासकार के रूप में इलाचंद्र जोशी जी का जो परिवेश है वो सामाजिकता को प्राप्त कर चुका है। इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास जिप्सी है जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की खासियत यह है कि इस उपन्यास में जिप्सी बालिका मनिया की कुंठा और अंत में कुंठा का उदात्तीकरण करके दर्शाया गया है। इस उपन्यास की धुरी एक खानाबदोश लड़की है जिसके कथा आयतन में सम्मोहन भी है, प्रेम, चेतना, कुंठा और उत्तेजना, फिर तमाम स्थितियों तथा संघर्षों की विस्तृत और अंतहीन घटनाएं अपनी गहरी जड़ों के साथ मानव सभ्यता में अपना कालबोध करती सी प्रतीत होती हैं। उपन्यास में लेखक ने स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान का कैनवास रचते हुए व्यक्ति, समाज, वर्ग और धर्म, विचार, व्यवस्था तथा राजनीति के बीच की खाइयों और उसकी परिणति प्रक्रिया पर भी अपनी पैनी नज़र बनाए रखी है। इनका एक अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है सुबह के भूले, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। गुलबिया नाम के एक साधारण किसान की पुत्री की अभिनेत्री बनने की कहानी और वहाँ के कृत्रिम जीवन से तंग होकर पुनः वहाँ से ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा का चित्रण इस उपन्यास के माध्यम से इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा किया गया है। इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जहाज का पंछी। इस उपन्यास में कथानायक शिक्षित नवयुवक का कोलकाता में नगर रूपी जहाज में ज्योतिष, ट्यूटर, धोबी के मुनीम, रसोइये, चकले, लीला के सेवक इत्यादि के रूप में विविध जीवन स्थितियों एवं संघर्षों का वर्णन किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखिएगा। जहाज का पंछी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 है और इसका नायक जो है वो भटकता रहता है, कोलकाता शहर में भटकता ही रहता है निरंतर और विभिन्न कार्यों को करते हुए जीविकोपार्जन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है ऋतुचक्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969। इसमें आधुनिक दबावों के फलस्वरूप परंपरागत मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों के तेजी से ढहने और उनके स्थान पर नए मूल्यों और आदर्शों के निर्माण होने की कथा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार विभिन्न उपन्यासों में विभिन्न कहानियों के माध्यम से मनोविश्लेषण की छाया को दर्शाना, पात्रों में एक मनोवैज्ञानिक पुट देना इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा बहुत बेहतर ढंग से किया गया है। चाहे बात सन्यासी की हो, पर्दे की रानी हो या प्रेत की छाया, इन सभी में उन्होंने ऐसे एबनॉर्मल चरित्रों को लिया है। इनके जो मुख्य पात्र हैं वो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक ग्रंथि का शिकार देखे जा सकते हैं। जब तक उन्हें ग्रंथि का रहस्य मालूम नहीं होता तब तक वे अनेक प्रकार के असामाजिक कार्यों में लिप्त होते हैं और जिस क्षण उस ग्रंथि का मूल उद्घाटन हो जाता है उसी क्षण से वे बड़े ही सामान्य स्थिति में पहुंच जाते हैं और एक सामान्य सा जीवन जीने लगते हैं। सन्यासी जो इनका उपन्यास है उसमें हमने देखा कि आत्महीनता की ग्रंथि है, तो प्रेत और छाया में इंडिपस ग्रंथि और पर्दे की रानी के पात्र में मानसिक कुंठाओं से ग्रस्त है। फ्रायड के मनोविश्लेषण का मूलाधार काम भावना है, उसी को केंद्र में रखकर इलाचंद्र जोशी जी ने भी अपने उपन्यासों की रचना की है। मुक्तिपथ जो इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, मुक्तिपथ, इसकी अगर हम बात करें तो तीन इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, मुक्तिपथ, जिप्सी और जहाज का पंछी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये तीन इनके इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मुक्तिपथ के बाद इनकी लेखनी में बदलाव आया है और जिप्सी और जहाज का पंछी, इनमें तो मनोविज्ञान का बहुत ही बेहतर वर्णन हुआ है। जोशी जी ने इनमें सामाजिकता का भी सन्निवेश किया है। मुक्तिपथ का नायक जो है वो समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति है और नायिका का दृष्टिकोण व्यवहारिक एवं व्यक्ति सापेक्ष है। ठीक भी है, व्यक्ति की निजी भावनाओं को सर्वथा दबाकर सामाजिक कार्यों में पूरी सफलता नहीं मिल सकती है। किंतु जहाज का पंछी जो इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसके बारे में हमने बात अभी कुछ देर पहले और भी की थी, जहाज का पंछी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, व्यक्ति और समाज की बदबूदार गलियों का चक्कर लगाता और निस्सहायों की सहायता
करता है, कौन? वो जो कथा का नायक है। इसमें ना कथा के नायक का नाम भी नहीं है, मैं करके ये संबोधित होकर पूरा उपन्यास आगे बढ़ता है। उसमें बौद्धिकता भी है, उसका भटकाव उसी के द्वारा नियोजित है, परिस्थितियों के द्वारा नहीं। वह कलकत्ता आता है, उन सब कार्यों में अपनी स्वेच्छा से उसमें लगा हुआ होता है, किसी दबाव या किसी परिस्थिति बस वह यह काम नहीं कर रहा होता है। जो इनका एक अन्य उपन्यास ऋतुचक्र है 1969 में जिसका प्रकाशन हुआ था, इसमें हमने देखा है कि इलाचंद्र जोशी जी ने पुनः रोमानी प्रेम की ओर उन्मुख हो गए हैं वे, और इसको पढ़कर ऐसा लगता है मानो उनका प्रतिपाद्य यह है कि जीवन के चरम सत्य की उपलब्धि काम में ही होती है। इसमें उन्होंने प्रेम के 3 आयामों का चित्रण किया है। पहला है आदिम गंधों का प्रेम, दूसरा है अस्तित्ववादी प्रेम, और इन दोनों के मध्य जो तीसरा है उसकी स्थिति है मध्यवर्ती स्थिति का प्रेम। कथा संरचना और अभिव्यंजना शिल्प की अगर हम बात करें तो दोनों ही दृष्टिकोण से जोशी जी इसमें छायावादी संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि जिस दौर में वो लिख रहे थे वह कहीं ना कहीं छायावाद का युग था, और इसलिए इनमें नए मूल्यों का सही ढंग से आकलन नहीं हो पाया है। तो आज हमने बात की थी इलाचंद्र जोशी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के विषय में। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने प्यारे प्यारे सुझाव और कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस कार्य में मेरा सहयोग दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।